हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका आज जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड हमारी बुक है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये हमारा चैप्टर आपका चल रहा था और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देख चुके थे कि ब्रिटेन में भारत में का जो कपड़ा था, ब्रिटेन में किस तरह की मांग थी और जो आपकी पटोला बुनाई थी वो देख चुके थे। विश्व बाजार को हम लोग पढ़ चुके थे। इन सारी चीजों को एक एक करके हमने पढ़ लिया था और हमने देखा था कैसे ऑर्डर लगाए जाते थे। ये सारे ऑर्डर वगैरह हम लोगों ने इसमें देखे, ठीक। और उस ऑर्डर वगैरह की बात भी हमने इसमें करी थी, आखिर में ऑर्डर आए कैसे थे और किस तरीके से ऑर्डर लगा करते थे। इन सारी चीजों को हमने इसमें देख लिया। चलिए, जमादानी बुनाई के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा आगे देख रहे हैं। इसी बही में दी गई वहां किस्मों के नाम देखे हैं। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। कैसे थे? छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी आपका बढ़ाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में सिकट शब्द कहां से आया है? जी हाँ, यह शब्द छीट शब्द से निकला है। हमारे छीट रंग फूल पत्ती वाले छोटे आपके कपड़े कहते थे और 1680 के दशक के दौरान इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। फूल पत्ती, बारीक पेशे रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े एक अलग आपका रुतबा था। इंग्लैंड के रईस नामक, बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े को बने परिधान में पहनती थी। कैसे थे? इन परिधान में पहनती थी। बढ़ना शब्द का इस्तेमाल गले और सिरे पे पहने जाने वाले आपके चटके रंग में छिपेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधन शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटके रंग वाली बहुत सारी ऐसी किस्म के कपड़े हैं जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियां ही बनाए जाते हैं, ठीक। वही के दूसरी तरफ आपके कपड़ों का भी जिक्र है जिनमें कपड़ों का जन्म स्थान लिखा हुआ है। आपके कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चनाचूर आदि इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के कपड़े भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे, कितने फेमस हो चुके थे। मुसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े की छपाई छींट 19वीं सदी के माध्यम से हुई है। ईरान और यूरोप के निर्यात के लिए होने वाला बढ़िया बताया गया है, ठीक। ये आप इसमें देख सकते हो कि कैसा किस रूप में दिखाया गया है। तो मुसलीपट्टनम का ये बारीक कपड़े का डिजाइन आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि ये जो डिजाइन है ये किस प्रकार का है और ये आपको बड़े स्पष्ट और शुद्ध रूप से आपको दिखाई देगा कि आखिर में ये कपड़े का डिजाइन कैसा है। क्लियर है? ये देख रहे हैं आपको। चलिए आगे बढ़े और एक डिजाइन आपको ये दिखाई देगा। अडाना आपका डिजाइन कपड़े के माध्यम से गुजराती लकीरों को देख सकते हैं। आप जान सकते हैं क्यों है। दरअसल इस ओढ़नी को दो बंधे हुए रंग हैं। रेशमी कपड़े के आपके टुकड़े के जरिए एक दूसरे सीधी जाती हैं और बढ़ाना शैली के कपड़ों को अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। देखिए आगे बढ़े। यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा 18वीं सदी की शुरुआत के आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता बेचने इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्यात कपड़े का आयात विरोध करने लगे थे। इस दबाव का कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में सफेद सूती कपड़े छींट और इसके
इस्तेमाल में पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिक अधिनियम ही कहा गया। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े कारखाने खोले गए। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों को प्रवेश पूरी तरह से पाबंदी चाहते थे, ताकि इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिक सके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलोकिक छपाई उद्योग में ही सरकारी संरक्षण में विकसित की। तो जो पहली छपाई हुई थी कैलो की, वो क्या करा, उसको सरकारी संरक्षण यानी कि सरकार के माध्यम से ही उसका कार्य चलेगा। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े इंग्लैंड के भारतीय डिजाइन छपखाने में ही छपने लगे। अब जो डिजाइन पहले हाथ से बन रहे थे, जो मांड वगैरह बनते थे, वो कहाँ बनने लगे? ऑलरेडी लंदन में। भारतीय कपड़ों के साथ साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड की तकनीकी सुधार की जरूरत दी गई। 1764 में जॉन सिंकवी जैनी का आविष्कार किया। इस परंपरा तकियों की उत्पादक साथी काफी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड ऑलकराइड ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया और सूती कपड़े की बुनाई में क्रांतिकारी रूप से आपका बदलाव दिखाई दिया। ये बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया गया। अब वाष्प इंजन चल रहा है, तो जो काटने की जरूरत थी वो कौन पूरा कर ले जा रहा है? इंजन, ठीक है। और सिंह जिंगपी ने क्या कर दिया है? मशीन का आविष्कार कर दिया है। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों में भारतीय कपड़े का दबाव 18वीं शताब्दी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश तथा अन्य यूरोपीय कंपनियां इस कपड़े को बेहिसाब मुनाफा, ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती रेशमी कपड़े खरीदती थी। अब देखिए ये क्या करती थी? चांदी के बदले क्या खरीदती थी? सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति की आपका सत्ता मिल गई थी, भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी की मंगवाने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ा नुकसान बंगाल की हार से ही हुआ है, क्योंकि पहले जो भी ट्रेड था वो सोना या चांदी से होता था, तो विदेश का पैसा भारत में आता था। लेकिन जब अब यही वहां उनका राजस्व मिल रहा है, तो भारतीय पैसे से ही भारतीय कपड़ा खरीद रहे हैं, वहां का कुछ आ ही नहीं पा रहा है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किसानों और जमींदार स्वराज इकट्ठा करने में पैसे में आपके खरीदने लगी थी। ये सारी चीजें हो रही थी और कपड़ा खरीद रही थी। और कह रहे हैं कि कोची स्थित बस्ती का समुद्र दृश्य है। जैसे जैसे यूरोपीय फैसला विभिन्न बंदरगाह और व्यापारी बस्तियों बने, कोची डच बस्ती 17वीं शताब्दी विकसित हुई। इसके चारों ओर एक किलाबंदी को भी आपका दर्शाया गया। यहां से आपको दिखाई दिया कि यूरोपीय बाजार में कपड़ा। हो गया, आगे बढ़े। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, देख लिया, आगे बढ़े। अब देखिए 18वीं शताब्दी के सदी में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो बुनाई के केंद्र आपको दिखाई देंगे कहाँ कहाँ थे। तो सफेद रंग कहाँ चलता था, कहाँ पर छीट और सायदार बनते थे, कहाँ सिल्क और सिल्क बनती थी, ये सब दिखाया गया। देखिए उस जमाने में नागपट्टनम बड़ी अच्छी जगह थे, मुद्राई में बहुत कुछ होता था, कालीकट में कपड़ा का व्यापार था, मुसलीपट्टनम बहुत बड़ा मार्केट था उस जमाने में, कोरोमंडल तक से ट्रेड होते थे। अच्छा, कलकत्ता में बड़ी फेमस था, ढाका में आज भी है, पटना में भी है पटोली शैली, बनारस में आप देखते हैं सिल्क साड़ियाँ बनती हैं, ठीक, बुरहानपुर में भी है, सूरत में आज भी है, अहमदाबाद में भी आज भी है, ठीक है। और आपका दिल्ली के आसपास आगरा और जो आपका लखनऊ है वहां भी होता है, ठीक है। और ये सामान द्वारा है, सरहंद वाला है, लाहौर पंजाब, ये हम पाकिस्तान चले गए, वहां भी उन चीजों में भी हो रहा था। और हमारे भारत में भी, भारत का पंजाब और लाहौर दोनों, ठीक, लाहौर पाकिस्तान में और पंजाब भारत में, इन जगह भी क्या होती थी? कपड़ों की बुनाई होती थी। कह रहे कि आप अगर नक्शे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र केंद्रित था।
और उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक था डेल्टा का असंख्यक नदी में सटे बंगाल के उत्पादन अपना मलमल दूर दूर तक आसानी तक भेजता था। तो क्या था, जो बंगाल था वो अपना मलमल कहाँ भेजता था, वो दूर दूर तक भेजता था। यदि याद रखिए कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़क अभी भी बननी शुरू नहीं हुई थी। पूर्वी बंगाल यानी कि अब बांग्लादेश में स्थित ढाका 18वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादक था। कैसा था? 18वीं शताब्दी में सबसे उत्पादक कपड़ा था और अपनी मलमल और जामनी बुनाई के लिए दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखेंगे तो आप मद्रास में भारी उत्तरी पैदाश में आपका कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई और केंद्रों में एक समूह दिखाई पड़ेगा और पश्चिमी तट की मुख्य बुनाई में स्थित दिखाई देगा। अब बात करें कि बुनकर कौन थे। भाई अगर कोई बुनाई कर रहा है तो आखिर में बुनकर थे कौन? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल की तांती उत्तर भारत में जुल्हा यानी कि मोमीन, दक्षिण भारत में साले और कल्लोर आपका देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था। भाई यही तो समुदाय थे जो आपकी बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे रहता था। चोखा और तकली घर में पाए जाते थे। धागे को वहां चरखे में काट कर आपके तकली पर आपके लपेट पर उसके कताई के पूरी होती थी। बुनकर इस धागे को कपड़े की बुनाई ज्यादातर समुदाय की बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़े बनाने वाले रंगेज इस धागे को रंग देते थे। छपाई कपड़े के बनाने के लिए बुनकरों को चिपकारी नामक महागीर कारीगरों की जरूरत थी, जो ठप्पे से छिपाई थी। हस्तकार में होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसाय में लाखों भारतीय रोजी रोटी चलती थी। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग विकास में भारतीय कपड़ा उत्पादक में कई तरह के असर पड़े। अब भारतीय कपड़ा यूरोप और अमेरिका के बाजार में ब्रिटेन उद्योग में बने कपड़े का मुकाबला करना पड़ रहा। अब कंपटीशन हो गया क्योंकि भारत में जो कपड़ा बन रहा है वो हाथ का है, ब्रिटेन का जो कपड़ा बन रहा है वो आपका मशीन का है। भारत में कॉस्ट ज्यादा है कपड़ा बनाने की, ब्रिटेन के कपड़ा बनाने की कॉस्ट कम है। तो अब यूरोप की मार्केट और अमेरिका में भारतीय कपड़ा और ब्रिटिश कपड़ा क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दूसरा क्या था, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात आपका मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा थोप दिया था। आप एक तो कंपटीशन कर रहा है। अब मान लीजिए भारत का कपड़ा कहाँ गया, ब्रिटेन। जैसे ये कपड़ा यहाँ पहुंचा, यहाँ मान लीजिए 1 रुपये मीटर था, यहाँ जाकर ये 5 रुपये मीटर हो गया। कौन सा? भारतीय कपड़ा। और यहाँ बिक रहा है पहले से ही 2 रुपये मीटर कपड़ा। कौन सा? ब्रिटेन का। तो लोग किसको खरीदेंगे? 2 रुपये मीटर को, और इसको नहीं खरीदेंगे। ये भले 1 रुपये मीटर आ रहा था लेकिन 4 रुपये का इसमें क्या लगा दिया, सीमा शुल्क लगा दिया। तो अब इसकी डिमांड कम हो जाएगी। किसकी? भारतीय कपड़े की। और भारतीय कपड़े की डिमांड कम होगी तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो लोग कम लगे रहेंगे, और कम लगे रहेंगे तो लोगों का काम में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा था, ब्रिटेन के कपड़े की डिमांड घटती जा रही थी। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या हुआ, अब आधुनिकीकरण आ रहा है, नई नई मशीनरीज आ रही हैं, और उन मशीनरी की वजह से क्या हुआ, भारतीय बुनकरों का आपका प्रभाव पड़ा और चीजें कैसी हो गई, वो आपकी घटनी शुरू हो गई। तो भारतीय कपड़ों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। ठीक, और ब्रिटेन कपड़ा क्या हो रहा था, मार्केट में
अपने उत्कर्ष पर, यानी कि बढ़ रहा है, सस्ता है, फाइनिंग क्वालिटी है। आप देखिए, एक हाथ का बना कपड़ा हो, एक मशीन का बड़ा हो, तो फिनिशिंग किस में अच्छी होती है? मशीन का कपड़े में। ऊपर से सस्ता हो तो लोग किसको खरीदेंगे? जो कपड़ा सस्ता हो और देखने में अच्छा हो। यही कारण है कि ब्रिटेन का बना कपड़ा कौन खरीद रहा था? यूरोप के जो आपके यूरोप के बाजार हैं उनमें, और अमेरिका में। अब भारत के कपड़े की जगह, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंतिम तक भारतीय कपड़े ने अपनी पूरी प्रतिस्पर्धा दिखाई, लेकिन आधुनिकीकरण की दौर की वजह से वो अब ब्रिटेन में बने कपड़े की प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था। और मैंने आपको लूफोज दिखाई क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब दिक्कतें सामने आई। ठीक। और आप इसको देख सकते हैं, ब्रिटेन सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगाया। अगर आप पहले ही ड्यूटी लगा दोगे, टैरिफ लगा दोगे, आप देख सकते हैं आजकल भारत और यूएस के बीच आपका यही सीमा शुल्क को लेकर विवाद चल रहा है। वो कभी 25% कर देता है, कभी 50 कर देता है। सोच कर देखिए आप, अगर 100 रुपए की चीज 125 की हो जाए या फिर 150 की हो जाए, कौन खरीदेगा उसे? और वो चीज सेम आपके देश में आपको 100 रुपए की मिले, तो लोग क्या खरीदेंगे? अपने देश की चीज खरीदेंगे ना। तो विदेश की चीज पर क्या कर दिया आपने? बैरियर लगा दिया एक प्रकार का। तो इन्होंने क्या लगाया था? बैरियर लगाया था। अब कह रहे हैं कि ब्रिटेन में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ा अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत ब्राजों की वजह से बाहर कर दिया गया। इसी वजह से हमारे यहाँ हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। अब डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो बिकेगा नहीं, और बिक नहीं रहा तो अब लोगों को लाभ कहां से होगा? तो क्या हुआ? जो बुनकर थे वो बेरोजगार हो गए। और सबसे बुरी मार कहां के लोगों ने झेली? जो बंगाल के बुनकर थे। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया और उनके एजेंट में आपूर्ति के लिए बुनकरों की पेशगी बंद कर दी गई, और पुराने बुनकरों की मदद से बार बार सरकार से गुहार लगाएगी कि हमारा कपड़ा खरीद लो। अब कोई कपड़ा खरीदने वाला है ही नहीं मार्केट में। अब सोचिए कितनी बुरी कंडीशन हो गई थी। हम लोग कपड़ा बनाते हैं, जीवन भर हमने काम किया, कपड़ा बनाया, हमको यही कौशल आता है, अब हमारे सामने मजबूरी है, हम कुछ और जानते नहीं। यही लोग बाद में खेतीहार मजदूर हो गए। इन्हीं लोगों के परिवार और आपके परिवार वाले कहाँ चले गए? अंग्रेजों पे आपका अनुबंध करके क्या हो गए? अनुबंधित जो आपके श्रमिक, कोई आपका अफ्रीका चला गया, कोई यूरोप चले गए, कोई आपका कहाँ, आपका श्रीलंका चले गए। क्लियर है? और इस तरीके से लोग बाहर भी चले गए। और यही कारण है कि इस समय एक बहुत बुरे दौर से गुजरा है भारत का, वो दौर जो एक अनदेखा सा है, लेकिन किताबों में उसको महसूस किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये थी सूती कपड़े की कहानी, कैसे ट्रेड फैला, भारतीय कपड़े के पतन का मूल कारण क्या थे। मैंने आपको चीजें समझाने की प्रयास किया है, एक बार देख लीजिए। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी बन जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने डाउट को आप मुझसे समझ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी स्कूल से देख लीजिए बेटा, एक बार किसी का कोई डाउट है तो। देख लिया आपने? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर में भारतीय बाजारों में जो हमारा कपड़ा था उसकी डिमांड कैसे कम हुई। कुछ हमने कपड़ों के टाइप पढ़े, मलमली कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था, सूती कपड़े थे, बुनते थे, और सब पहले चीजें हाथ से ही थी। आपके चरखा कारीगर और जो हस्तकरघा, बेसिकली भारत में एक कम्युनिटी पाई जाती थी जिनको हम जुलाहा कहते हैं। वो लोग आपका बेसिकली कपड़ा बनाने के लिए बड़े मशहूर थे और बहुत अच्छा कपड़ा बनाते हैं। और आज भी बहुत सारे गाँव में ऐसा है जहां पर उनका अपना पारंपरिक रूप से और ये कार्य चल रहा है, ट्रेडिशनली उनका कार्य है। ठीक है, इस तरह से। अब ओरांग को थोड़ा सा अब आपका समझ लेते हैं। फारसी भाषा में गोदाम को ओरांग कहा जाता है, और बिक्री से पहले की वहां चीजों को जमा करके रखा जाता है, और वर्कशॉप के लिए भी यह सब इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक, देख लिया? अब ये एक आप मशीन देख सकते हैं, बंगाल में तांती बुनकर चित्र का ये आपको दिखाई देगा। ठीक, चलिए। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने काफी कुछ जानने का प्रयास किया कपड़े संबंधित, और हमने इनको देखा कि कहां कहां पर ये महत्वपूर्ण केंद्र थे कपड़ों के। इन सारी चीजों का प्रयास किया।
तो फिलहाल आज मेरे प्यारे बच्चों अपने लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।